students, I welcome you in the new video पावर समरी ऑफ पावर शेयरिंग इन हिंदी। मैं आपको इस वीडियो में पावर शेयरिंग जो चैप्टर है उसकी समरी बताऊंगा हिंदी में। ध्यान से सुनिए ताकि आपके लिए रिवीजन हो जाए। पावर शेयरिंग, गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग जरूरी है। जो गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग है उसमें जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो अलग अलग धर्म या समुदाय को मानने वाले लोग हैं, सबको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए, जिससे कहीं कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, कहीं कोई विवाद ना हो। इसलिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में जरूरी है। इसमें दो देशों की स्टोरी दी है, श्रीलंका और बेल्जियम। श्रीलंका जहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई, माइनॉरिटी के लोगों को सरकार में शामिल नहीं किया गया, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, उनको उनके साथ भेदभाव हुआ, तो क्या परिणाम हुए। और दूसरी स्टोरी है बेल्जियम की, कि बेल्जियम में अलग अलग डिफरेंसेस होने के बाद भी किस तरीके से सरकार में लोगों का समायोजन किया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, और उसके बाद इसमें फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहले श्रीलंका की देखते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है, इंडिया के साउथर्न टिप के नीचे। वहाँ पर आइलैंड है श्रीलंका। इसको श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। श्रीलंका भी गुलाम था, जैसे हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे। श्रीलंका डच लोगों का गुलाम था, नीदरलैंड के रहने वाले लोगों का। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ और श्रीलंका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, डेमोक्रेसी आई। और तो श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन है उसको समझिएगा। श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो बहुसंख्यक हैं, वो सिंघला जाति के लोग हैं, जिसे सिन्हाला लिखा हुआ है। और वहाँ पे जो माइनॉरिटी है, यानी कि अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, वो तमिल लोग हैं। तो 1956 में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जिसमें श्रीलंका के जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग थे, उनको गवर्नमेंट जॉब में और यूनिवर्सिटी एडमिशन में वरीयता दी गई, प्रेफरेंस दिया गया। सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन देगी। क्यों? क्योंकि सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब जब श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तो इसका मतलब क्या था कि तमिल लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव हुआ। श्रीलंका में जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो उनकी पॉपुलेशन 74% है, और जो तमिल है उनकी 18% है। अब तमिल क्योंकि माइनॉरिटी में है, उनकी संख्या कम है, तो उनके साथ भेदभाव किया गया। तमिल जो हैं, उस तमिलों में दो कैटेगरी है, एक श्रीलंकन तमिल है और एक इंडियन तमिल है। श्रीलंकन तमिल 13% है, 13%, और इंडियन तमिल 5% है। ये इंडियन तमिल वो हैं जो तमिलनाडु स्टेट से श्रीलंका में प्लांटेशन के वक्त मजदूरी करने के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे प्लांटेशन में। वहाँ पे भी टी प्लांटेशन हुई थी, तो फिर वो वहीं रह गए। तो वहाँ पे श्रीलंका में दो कैटेगरी हैं, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। तमिल में जो है उसमें हिंदू और मुस्लिम हैं, और सिंघला जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं।
और श्रीलंका में 7% क्रिश्चियन भी हैं, जो सिंगला में भी हैं और तमिल में भी हैं। तो तमिल भाषा के साथ जब भेदभाव किया गया, तमिल जो लोग थे उन्होंने ये बार बार मांग की कि हमको भी यूनिवर्सिटी एडमिशन में और गवर्नमेंट जॉब में समान अवसर मिले, हमारी भाषा को भी सिन्हाला लैंग्वेज की तरह इम्पोर्टेंस दी जाए और हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। लेकिन लगातार ये बातें उन्होंने इस मुद्दे को पॉलिटिकल इश्यू भी बनाया, और जब उनको ये लगा कि जो सिन्हाला स्पीकिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारी बात सुनती नहीं, तो उन्होंने अलग संगठन बनाया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और बाद में उन्होंने तमिल एलम की मांग रखी। एलम कहते हैं तमिल भाषा में राज्य को, यानी कि एक अलग तमिल राज्य बनाया जाए। लेकिन लगातार जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो उनकी उस बात को नकारती रही, इनकार करती रही, और जो श्रीलंकन तमिल थे और जो सिंगला जाति के लोग थे उनके बीच जो अविश्वास की स्थिति थी वो लगातार गहरी होती गई, और वो बात इतनी बढ़ी कि वहाँ पर गृह युद्ध हुआ। श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन बना जिसे बाद में टेररिस्ट घोषित किया गया, लिट्टे। वो था लिट्टे, जिसे LTTE कहते हैं। ये जाफना प्रायद्वीप में कई सालों तक युद्ध हुआ, जाफना प्रायद्वीप जहाँ पे तमिल लोग ज़्यादा रहते थे। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी में जो लोग थे तमिल लोग, उनको लगातार इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, उनकी मांगों को माना नहीं, उनको समान अवसर दिए नहीं, उनकी भाषा को समझा नहीं। तो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, कई हजार लोग मरे और बहुत सारे लोग अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए, वो दूसरे देशों में जाकर के रिफ्यूजी बन गए, शरणार्थी बन गए। तो ये थी स्टोरी श्रीलंका की। अब दूसरी स्टोरी बताता हूँ बेल्जियम की। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है, इतना छोटा जितना हमारा हरियाणा स्टेट। उसकी पॉपुलेशन लगभग एक करोड़ से थोड़ी बहुत ज़्यादा है। और ये जो बेल्जियम देश है, ये इसकी जो नेशन बाउंड्री है वो 4 देशों से लगती है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये 4 देश हैं जिनकी नेशन बाउंड्री इससे लगती है। अब ये जो यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम की, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, जो फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, यहाँ पे जर्मनी स्पीकिंग है, और यहाँ पे डच स्पीकिंग है जो नीदरलैंड की भाषा है। यहाँ पे 3 भाषाएं मुख्य बोली जाती हैं। अब यहाँ पे 2 अलग अलग रीजन हैं। तो यहाँ पे जो डच स्पीकिंग लोग हैं, जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो मेजोरिटी में हैं, उनकी पॉपुलेशन 59% है, और वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, उस क्षेत्र का नाम है फ्लेमिश। दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी में है वो फ्रेंच हैं, उनकी वो पॉपुलेशन का 40% है, और वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, उस क्षेत्र का नाम है वेलोनिया। और ये लोग माइनॉरिटी में है, ये लोग फ्रेंच बोलते हैं, और बचे हुए जो 1% है वो जर्मन बोलते हैं। और यहाँ की बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग लोग थे, डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे, वो फ्रेंच लोगों की कंपैरिजन में, तुलना में पिछड़े हुए थे। उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ नहीं था, वो शैक्षिक एजुकेशन लेवल भी उनका ज़्यादा अच्छा नहीं था। और फ्रेंच जो माइनॉरिटी के लोग थे वो डेवलप्ड थे, वो एजुकेटेड थे। तो डच लोगों ने ये मांग की कि हमको भी फ्रेंच के बराबर अवसर मिले और हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इन्होंने बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने उसको समायोजन किया। और बेल्जियम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। तो अब ये समझिए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इस तरीके से तीनों लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोगों को समायोजन किया
इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। देश में जो एक सरकार होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, और उसमें फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों के 9 और 9 मिनिस्टर बना दिए। यानी कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे उसमें भी उनके भी 9 मिनिस्टर बनाए गए, और जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे उनके भी 9 मिनिस्टर बनाए गए। यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी बोथ द कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी को बराबर का अवसर मिल गया, बराबर की भागीदारी गवर्नमेंट में हो गई। अब जो वेलोनिया रीजन था जिसमें कौन रहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, उसमें अलग गवर्नमेंट बनी। उसमें फ्रेंच लोगों ने अपनी सरकार बनाई, जैसे रीजन गवर्नमेंट, हमारे यहाँ रीजनल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फ्लेमिश रीजन में जो डच स्पीकिंग थे उनकी अलग गवर्नमेंट बनाई। और क्या किया कि जो रीजनल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी, यानी कि उसके अधीनस्थ काम नहीं करेगी, और बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की इन रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई। और जो तीनों कम्युनिटी थी अलग अलग, फ्रेंच और डच, उनकी अलग गवर्नमेंट बनाई गई। इस तरीके से उन्होंने बराबर के अवसर दिए और एकोमोडेशन हो गया। बेल्जियम में जब लोगों को बराबर की भागीदारी मिल गई गवर्नमेंट में, उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, आराम से एक देश में लोग रह रहे हैं। लेकिन श्रीलंका में ये एकोमोडेशन किया नहीं गया। श्रीलंका में तमिल जो माइनॉरिटी के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, उनके साथ भेदभाव किया गया, तो वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति बनी। ये 2 एग्जाम्पल बताते हैं कि गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग जरूरी है। अब इसमें फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में 4 कैटेगरी आती हैं। पावर शेयरिंग किस किस तरीके की होती है, तो फर्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेचर क्या क्या काम होता है, कानून बनाना, प्रोग्राम पॉलिसीज बनाना, और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव। वो क्या करते हैं, लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए उनको इम्प्लीमेंट, उनको लागू करने का काम कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव। और थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, देश के अंदर जितने लेवल पे भी कोर्ट होते हैं वो जुडिशरी होते हैं। और कोर्ट क्या करते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं कि सरकार कोई ऐसा कानून ना बनाए जो संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ हो, संविधान के दायरे के बाहर हो। और दूसरे क्या काम होता है, मेन लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना। तो क्या हुआ कि 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। दूसरा क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड कैटेगरी बनी इंडिया में लोकल गवर्नमेंट। तो क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की एक सरकार होती है, जो पूरे देश के लिए प्रोग्राम पॉलिसीज बनाती है, जैसे उसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया में। ऐसे ही हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट होती है, और वो पर्टिकुलर स्टेट में चीफ मिनिस्टर उस राज्य को गवर्न करते हैं, सरकार चलाते हैं, वो अपने पर्टिकुलर राज्य के लिए काम करते हैं। और थर्ड कैटेगरी हुई लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत स्तर पे ग्राम प्रधान होते हैं, नगर पंचायत में जो टाउन एरियाज होते हैं वहाँ पे चेयरमैन होते हैं, और जो बड़े शहर होते हैं, बिग सिटीज होते हैं, है ना, जैसे मुरादाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, यहाँ पे क्या होते हैं, मेयर होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई। तीसरा क्या है कि पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, के जो अलग अलग सामाजिक ग्रुप हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके बीच पावर शेयरिंग हो। जैसे अभी बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा, जैसे बेल्जियम में जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे उनको पावर शेयरिंग दी गई। और जैसे एक और काम होता है इसमें कि जो कमजोर समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ खास सुविधाएं देना। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में SC और ST को रिजर्वेशन दिया गया।
ली है पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उनमें पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार जो जीत करके आती है, जिसको मेजोरिटी मिलती है, वो सरकार बनाती है। और उस कंडीशन में जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती सरकार बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के सरकार बना लेते हैं, जिसे कोलिशन या गठबंधन की सरकार कहते हैं। और जो हारी हुई पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं, वो विपक्ष का रोल, अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। वो सरकार की गलतियों को बाहर लाती हैं और सरकार को ऐसा कोई काम करने से रोकती हैं जो जनता के हित में ना हो। ऐसे ही प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं दबाव समूह। जैसे भारतीय किसान यूनियन, जैसे मजदूर यूनियन, अलग अलग, जैसे शिक्षक संघ। तो ये क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। ये गवर्नमेंट में शामिल तो नहीं होते, लेकिन सरकार पर दबाव बनाते हैं क्या करने के लिए, अपने फेवर में पॉलिसीज बनवाने के लिए कि देश की सरकार उनके लिए कुछ रियायतें दे, उनको सुविधाएं दे। इस तरीके से ये समरी है पावर शेयरिंग की। और इस चैप्टर की जो और वीडियोस हैं उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। थैंक यू।